नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सबको पता चल चुका होगा चुनाव के कार्यक्रम के बारे में। विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया, लेकिन अब तक बिहार में जो दोनों गठबंधन है, आज हम चर्चा उन दोनों गठबंधन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। और इस वीडियो में हम समीक्षा करेंगे पहले महागठबंधन की चुनावी तैयारियों का, और उसके बाद दूसरे वीडियो में मैं आपके समक्ष आऊंगा और चर्चा करूंगा एनडीए की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं महागठबंधन में। महागठबंधन में 8 दल हैं। महागठबंधन की दुविधा यह है कि चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, लेकिन अब तक आधिकारिक रूप से सेनापति के नाम की घोषणा नहीं हुई है, न उप सेनाध्यक्ष की घोषणा हुई है। मतलब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अब तक सामने नहीं आया है। केवल जानकारी के लिए बताऊं कि एनडीए दूसरी तरफ अपना सेनापति तो घोषित कर चुका है, नीतीश कुमार को सेनापति बना चुका है, लेकिन सेनापति की योग्यता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खैर, एनडीए के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। पहले बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन की स्थिति यह है मित्रों कि न सेनापति न उप सेनापति, दोनों में से किसी की भी घोषणा नहीं हुई है। ये लटकी हुई है। लटकी हुई क्यों है? इसलिए कि आपसी अंतर्द्वंद एक दूसरे को अपने गठबंधन के अंदर ही पीछे छोड़ने की जंग भी जारी है। आपने देखा, कल ही महागठबंधन की बैठक थी, समन्वय समिति की बैठक थी। तेजस्वी यादव मौजूद थे, कृष्णा अल्लावरू मौजूद थे, मुकेश सहनी मौजूद थे। तो आज इस वीडियो में विशेष रूप से हम बात करते हैं महागठबंधन में को 2 भागों में बांटते हैं। महागठबंधन में जितने भी दल हैं, एक तरफ कुछ घाघ राजनीतिक दल हैं। बुरा लगेगा कई लोगों को, तो हमारे घाघ की परिभाषा यह है कि जो अनुभवी लोग हैं। सीधा घाघ वो शब्द इस वीडियो में जब भी मैं चर्चा कर रहा हूं तो इसके पीछे कोई मतलब जो है इसका कोई नकारात्मक नहीं है, बल्कि घाघ का मतलब यहां पर अनुभवी होना है। दूसरे तरफ कम अनुभव वाले लोग हैं जिन्हें मैं मासूम कहता हूं। तो सबसे बड़ा मासूम अगर कोई इस गठबंधन में मुझे दिखता है तो वो दिखते हैं मुकेश सहनी। जो सबसे अधिक मासूम है। क्यों है? आप देखिए, जब से मुकेश सहनी की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई 2015 में विधानसभा चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़े, एक तरफा चुनाव प्रचार किया एनडीए के लिए। एनडीए ने मुकेश सहनी का उपयोग किया। आइए 2019 का लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुकेश सहनी आ गए महागठबंधन में। महागठबंधन में भी उनको जो सीटें मिली, उन सभी सीटों पे महागठबंधन में, चूंकि आरजेडी की भी हार हुई, सबकी हार हुई, महागठबंधन को केवल 1 सीट मिला किशनगंज का। सबके सब धराशायी हो गए तो मुकेश सहनी भी धराशायी हो गए। सबके सब हार गए तो मुकेश सहनी की पार्टी भी हार गई। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मुकेश सहनी की हार से निकल कर आया ये कि मुकेश सहनी के पार्टी के जितने भी उम्मीदवार थे, ये सबके सब आप कह लीजिए एक तरह से कोई मुकेश सहनी की पार्टी के प्रति समर्पित एक भी नहीं थे। ये मुकेश सहनी की मासूमियत थी कि मुकेश सहनी ने कहीं ना कहीं अपने गठबंधन के जो सहयोगी, चाहे वो जब मुकेश सहनी एनडीए में रहे हो चाहे महागठबंधन में रहे हो, इनकी चालाकियों के समक्ष मुकेश सहनी हारते रहे। कैसे? आप याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव। मुकेश सहनी के पास जितने उम्मीदवार मुकेश सहनी ने खड़ा किए, मुकेश सहनी का अपना कोई उम्मीदवार नहीं था। आइए 2020 का विधानसभा चुनाव। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी अधिकतर जो उम्मीदवार थे, चूंकि मुकेश सहनी बीजेपी के गठबंधन सहयोगी के रूप में लड़ रहे थे, तो अधिकतर उम्मीदवार बीजेपी के लोग थे। जब पार्टी में बंटवारा हुआ, जब पार्टी टूटी, तो सब के सब विधायक भाग गए। फिर आइए 2024 के लोकसभा चुनाव में। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति थी। जो पूर्वी चंपारण के उम्मीदवार थे वो आरजेडी से आए हुए थे, और जो झंझारपुर और गोपालगंज के उम्मीदवार थे वो भाजपाई थे। मतलब चुनाव लड़े, चुनाव हारे, चुनाव खत्म, रिश्ता खत्म। मतलब मुकेश सहनी से इन सभी उम्मीदवारों का रिश्ता केवल चुनाव लड़ने तक सीमित था या नहीं था? हाँ, था। तो ये सबसे बड़ी मासूमियत, मतलब मुकेश सहनी की मासूमियत का कैसा फायदा उठता है ये देख लीजिए। मुकेश सहनी के नाम पर मुकेश सहनी के समर्थकों का वोट तो आ गया। किसी भी गठबंधन के साथ रहे मुकेश सहनी,
तो अपने समर्थकों का वोट ट्रांसफर करा लिया उन्होंने। लेकिन मुकेश सहनी को क्या मिला? मुकेश सहनी की पार्टी के राजनीतिक भविष्य को कहां पहुंचा? कहीं नहीं। फिर से मुकेश सहनी वही जहां जीरो से शुरू करते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। चलिए, जो बातें बीत गई वो बीत गई। इस बार की बात करते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में। आज 3 वर्षों से मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ है। लोकसभा चुनाव लड़े 24 में, 25 में मुकेश सहनी लगातार कहते आ रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाइएगा तो फिर हमारा जो मतदाता वर्ग है, चूंकि वो मतदाता वर्ग एक इस प्रकार से लगातार 20 वर्षों की राजनीति के दौरान एनडीए के तरफ, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के तरफ सहानुभूति रखता है कि जब तक उसे यह नहीं दिखेगा कि कोई सन ऑफ मल्लाह बिहार में सत्ता का दावेदार है, तब तक वो मुकेश सहनी के साथ गोलबंद नहीं होगा। और ये कोई विशेष बात नहीं है। आज नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी से हटा दीजिए, देखिए कुर्मी वोट का भी बंदरबाट हो जाएगा। आज चिराग पासवान के साथ यदि पासवान वोटर एकजुट हैं तो उसके पीछे एकमात्र कारण है कि चिराग पासवान में उन लोगों को अपना नेता दिखता है, चिराग पासवान में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दिखता है। अगर चिराग पासवान आज अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी का ढोल नहीं पीटे तो चिराग पासवान की जाति के लोग भी चिराग पासवान का साथ छोड़ दे सकते हैं। आज यदि तेजस्वी यादव ये घोषणा कर दें कि आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव नहीं बल्कि आरजेडी के तरफ से किसी दूसरी जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, आप याद करके नोट करके रख लीजिए, तेजस्वी यादव के समर्थक 70% यादव जाति के मतदाता तेजस्वी आरजेडी का साथ छोड़ देंगे। तो फिर मुकेश सहनी के समर्थकों से कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि मुकेश सहनी को आप डिप्टी सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाइएगा, मुकेश सहनी को कोई उम्मीदवार माने इस तरीके से कद बढ़ाइएगा नहीं और उम्मीद कीजिएगा कि मुकेश सहनी के जो समर्थक वर्ग हैं वो 100% आपके पक्ष में वोट ट्रांसफर हो जाए, संभव नहीं है। ये प्राकृतिक सिद्धांत के खिलाफ है। और इस बात का कहीं ना कहीं इस प्रकार से इन्वॉल्व करके मुकेश सहनी को एक तरह से, जिसे हम कहते हैं ना कि बिहारी भाषा में, बझाकर, फंसाकर, गुमराह करके लोग रखने में कामयाब हो जाते हैं। मैं केवल महागठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, जब मुकेश सहनी एनडीए के साथ भी थे तब भी ये लगातार हुआ है कि मुकेश सहनी को तारे गिनना दिखाते हुए, ठीक है, मुकेश सहनी को मतलब एक तरह से लोग फायदा उठा लेते हैं मुकेश सहनी का और फिर मुकेश सहनी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ऐसा कई बार हुआ, एनडीए के साथ भी हुआ, महागठबंधन के साथ भी हुआ। तो सवाल है कि इस चुनाव में क्या? फिर चुनाव की घोषणा हो गई। आज चुनाव की घोषणा होने के बावजूद आज अब तक न मुकेश सहनी की मांग के अनुसार सीटों की घोषणा हुई। मुकेश सहनी का डिमांड 60 सीटों का था। चर्चा चली कि मुकेश सहनी, कोई कहता है 10 सीट मिलेगा, कोई कह रहा है 15 मिलेगा, कोई 18 मिलेगा। याद कीजिए ऐसी ही परिस्थिति थी ना 2020 में, जब मुकेश सहनी को चुनाव सीटों के बंटवारे की घोषणा के दिन जब मुकेश सहनी को इस बात की भनक लगी कि तेजस्वी यादव इस बात की प्लानिंग कर लिए हैं कि मुकेश सहनी के पार्टी के लिए सीटों की घोषणा नहीं होगी और तेजस्वी यादव अपने कोटे की सीट में से मुकेश सहनी को सीट देंगे। मुकेश सहनी ठगे गए। इस बार क्या होगा, यह सवाल भी बड़ा खड़ा है। जिस प्रकार से सूचनाएं निकल के आ रही है कि 15 सीट, 16 सीट, 17 सीट, तो क्या मुकेश सहनी 60 सीट का डिमांड करने वाले मुकेश सहनी 15 सीटों पे मानेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल आपसे भी है, जवाब आप भी दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हम सोशल मीडिया पे जुड़ते हैं तो संवाद दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता है, तो इसलिए सवाल का जवाब दीजिएगा आप भी। दूसरा सवाल यह है कि मुकेश सहनी ने कई बार कहा है कि हम सीटों के मामले में फ्लेक्सिबल हैं, हम समझौता कर सकते हैं, कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन अब तक जानबूझकर सीएम, डिप्टी सीएम का मामला अटका कर रखा गया। आप याद कीजिए अब्दुल बारी सिद्दीकी का वो बयान मैं कई बार कह चुका हूं, आज फिर दोहरा देता हूं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा था पूर्वी चंपारण के दौरे में, अब्दुल बारी सिद्दीकी को आप छोटा नेता नहीं मान सकते हैं। आरजेडी में अगर लालू यादव के परिवार के बाहर अगर कोई सबसे बड़ा कद का नेता है तो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। तो इसीलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी की बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है डिप्टी सीएम बनाने का। यह सवाल एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है कि यदि डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया तो फिर मुकेश सहनी के पास बचेगा क्या? आप सीट भी नहीं दे रहे,
सीट भी 15-16 की बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर चुनाव में जाने से लाभ क्या मिलेगा? और जब चुनाव में परिणाम अच्छा नहीं आएगा तो आप कहिएगा कि मुकेश सहनी सीट नहीं निकाल पाए। तो ये सब कई सवाल हैं। और इसका फायदा कोई किससे मिल रहा है? इसका फायदा मिल रहा है प्रायः, आप गौर करके देखिए तो एक ऐसा वर्ग है महागठबंधन के अंदर जिसकी सबकी सीटें घट रही है, सबकी ताकत घटाने की बात हो रही है, लेकिन वामपंथी दलों की आज एक सीपीआई-एमएल को छोड़ दीजिए बिहार में, तो किसी भी वामपंथी पार्टी का कोई अस्तित्व है क्या? क्या बचा? सीट जीत लेना, पिछली बार 2-2 विधानसभा सीटें जीत गई सीपीआई और सीपीएम, इसका मतलब ये थोड़े है कि उनका आधार है, सीट तो निर्दलीय भी जीत जाते हैं भाई। और ये दोनों जो जीत हुई किसके बल पे हुई? आरजेडी की ताकत के बल पे जीत हुई है। लेकिन मुकेश सहनी की ताकत के बल पे एनडीए और महागठबंधन को वोट मिलता है, ये बात तय है। मुकेश सहनी भले ही अभी तक सीट नहीं जीत पाए। तो ये अंतर समझने की बात है कि देखिए कि सीपीआई-एमएल की ताकत के बल पे आरजेडी सीट जीतती है, मगध में, पटना प्रमंडल में, सारण प्रमंडल में। आप आंकड़े निकालिए, अभी भी मैं बता रहा हूं, आंकड़े निकालिए, चेक कीजिए। मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता, मैं हर बात तथ्य और तर्कों के साथ करता हूं। सीपीआई-एमएल के सपोर्ट से आरजेडी को फायदा हुआ मगध में, पटना प्रमंडल में, सारण प्रमंडल में। क्या सवाल ये उठ रहा है मुकेश सहनी के समर्थन से फायदा हुआ, लेकिन क्या महागठबंधन के अन्य दलों के समर्थन से मुकेश सहनी को कोई फायदा हुआ? 2 चुनाव मुकेश सहनी लड़ चुके हैं, 19 का लोकसभा, 24 का लोकसभा, महागठबंधन के साथ। ये महागठबंधन में मुकेश सहनी के समर्थन का फायदा महागठबंधन को मिला। भले ही वो जीते या नहीं जीते, वोट की संख्या बढ़ गई। आप तुलना, अंतर निकाल लीजिए। आप 2014 के परिणाम से 19 का, 19 के परिणाम से 24 का, आपको अंतर दिख जाएगा। 2014 लोकसभा चुनाव के परिणाम से आरजेडी का और वाम दलों का आप आंकड़े निकालिए कि 2014 की तुलना में 19 में कितना वोट मिला, फिर 24 में कितना वोट मिला, वोट बढ़ा या नहीं बढ़ा। लेकिन क्या मुकेश सहनी को उसका फायदा मिला? तो जवाब मिलेगा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि मुकेश सहनी को अभी भी राजनीति में बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। वर्तमान राजनीति में कहिए तो मुकेश सहनी मासूम है और इनकी मासूमियत का फायदा सबसे ज्यादा उठाने में कामयाब होते हैं सीपीआई के लोग। सीपीआई-एमएल भी उठाई है। अब बताइए, समस्तीपुर में सीपीआई-एमएल को सीट देने का मतलब क्या है? समस्तीपुर में ताकत किसकी है ज्यादा? सीपीआई-एमएल की ताकत होगी या मुकेश सहनी की ताकत होगी? सोच के बताइए। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, इन तीनों दलों को जब आप सीटें निकाल कर देते हैं समस्तीपुर जिले में, आप सीट निकाल कर देते हैं सीमांचल में, तो सीमांचल में एक केवल बलरामपुर विधानसभा से क्षेत्र छोड़ दीजिए जहां महबूब आलम का व्यक्तिगत प्रभाव है। इसके अलावे वामपंथी दलों का क्या प्रभाव है बताइए? तो वामपंथी दलों को सीट निकल जाती है, उसको फायदा मिल जाता है, लेकिन क्या मुकेश सहनी को फायदा मिला? नहीं मिला। चंपारण में भी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में माने एक प्रकार की, अलग प्रकार की स्थिति बनती है। इस बार भी दावेदारी है इन लोगों की, वामपंथी दलों की, कि भाई समस्तीपुर में सीटें बढ़नी चाहिए, मिथिला में सीट बढ़नी चाहिए, कोसी में मिलना चाहिए। और चर्चा यह भी चल रहा है कि वामपंथी दलों की सीटें बढ़ने की बात हो रही है। पिछली बार 29 सीट लड़े थे, इस बार चर्चा है 35 सीट लड़ने की। तो कांग्रेस की भी सीटें घट रही है, आरजेडी की भी सीट घट रही है। मुकेश सहनी को हैसियत के अनुसार सीटें नहीं मिल रही है। फायदा किसको हो रहा है? फिर सीपीआई, सीपीएम, पशुपति कुमार पारस के पास वोट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास बिहार में वोट है। तो इसीलिए सबसे बात सीट की नहीं है, उससे बड़ी बात है कि क्या मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाती है महागठबंधन या नहीं बनाती है। यदि नहीं बनाती है महागठबंधन तो एक बात लिख के रखिए, परिणाम
मुकेश सहनी का क्या होगा नहीं पता, लेकिन तेजस्वी यादव का तो नुकसान होगा। और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होगी वो जो घाघ, और घाघ लोग मैं बताऊं आपको, घाघ केवल वामपंथी पार्टियों में नहीं है, सीपीआई सीपीएम में नहीं है। पारस, पशुपति कुमार पारस को आप नहीं कर सकते। पशुपति कुमार पारस से कुछ बचा हुआ है? कुछ नहीं है। अपने बलबूते पर उनका बेटा तक चुनाव नहीं जीत पाएगा, खुद नहीं जीत पाएंगे चुनाव। केवल चिराग पासवान के नाम पर वो इनको मिल जाता है वोट, सीट भी मिल जाएगी आरजेडी से। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुछ है बिहार में? एक सीट पर जमानत भी नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी सीट बर्बाद करने की बात हो रही है। कांग्रेस में भी देखिए कुछ घाघ लोग हैं, और वो घाघ लोग कांग्रेस का भी खेल खराब करने पर उतारू हैं। कांग्रेस का खेल खराब करने वाले कुछ लोग हैं जो कांग्रेस में भी हैं, घाघ लोग हैं। आरजेडी में भी कुछ लोग हैं। आरजेडी में अगर घाघ लोग खेल खराब नहीं करना चाहते तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ऐसा बयान कैसे दे सकते थे कि हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया है? अब्दुल बारी सिद्दीकी का वो बयान याद कीजिए, जब अब्दुल बारी सिद्दीकी दरभंगा में ये बोलते हैं कि हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता सिखाना पड़ेगा, समाजवाद सिखाना पड़ेगा। अब बताइए, इस जब आप अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता हिंदू को सबक सिखाने की बात करेंगे तो वो सहनी समाज मुकेश सहनी के साथ रहेगा या भाग जाएगा मुकेश सहनी को छोड़कर? तो मुकेश सहनी का खेल कौन खराब कर रहा है ये बताइए। तो आरजेडी में भी जो पुराने घाघ नेता हैं, कांग्रेस में भी जो पुराने घाघ नेता हैं, सीपीआई सीपीएम में जो बड़े बड़े चेहरे वाले नेता हैं, पुराने नेता हैं, जो अपने बलबूते पर जो है एक घास का तिनका नहीं निकाल सकते, ऐसे सभी लोग सबको गुमराह करने पर लगे हुए हैं। अब इन लोगों से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मुकेश सहनी जैसे लोग कैसे निपटते हैं? दीपांकर भट्टाचार्य, ये चार मुझे लगता है कि इस महागठबंधन के परिणाम को केवल प्रभावित करने वाले लोग हैं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य, इसके अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है। इसके अलावा जितने भी हैं इन लोगों के कमाई पर पलने वाले लोग हैं। और रही बात राजद की और कांग्रेस की, तो राजद और कांग्रेस के अंदर ही कई ऐसे घाघ लोग हैं जो आरजेडी और कांग्रेस का खेल खराब करने पर उतारू हैं, केवल अपना नाम अखबार में और मीडिया में चमकाने के लिए, केवल अपना आप को तेज साबित करने के लिए, राजनीतिक चाणक्य साबित करने के लिए। चाहे वो अखिलेश प्रसाद सिंह हो, चाहे वो मदन मोहन झा हो, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, ऐसे जितने भी लोग हैं, चाहे सुधाकर सिंह हो, ये सभी के सभी लोग जो हैं वो तेजस्वी यादव का खेल खराब करने वाले लोग हैं। और इसीलिए उल्टा पुल्टा बयान देकर महागठबंधन का खेल खराब करने पर उतारू है। कैसे निपटेंगे तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, इन लोगों को सोचना पड़ेगा। समय कम है, इनका मुकाबला किससे है ये ध्यान देने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों से मुकाबला है, कैसे निपटेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।